हेलो ऑल। आज हम देख रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अंडर बीएनएसएस 2023। मेनली हम फोकस करेंगे बीएनएसएस पे, कोई पर्सनल लॉज नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम देखेंगे आखिर मेंटेनेंस होता क्या है। मेंटेनेंस, अभी हम सबके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होगा मेंटेनेंस का, मेनली उनके दिमाग में है कि वाइफ मेंटेनेंस लेती है, बट मेंटेनेंस क्या है? एक लीगल राइट है। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी डिपेंडेंट होते हैं, और डिपेंडेंट हो सकते हैं तुम्हारे वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, ये तीनों हो सकते हैं। मेंटेनेंस गिव्स अ फाइनेंशियल सपोर्ट टू अ पर्सन हु इज डिपेंडेंट टू द अदर्स। So maintenance is a legal right intended to prevent destitutions and ensure that dependents such as wife, children, and parent receive financial support when the person who they will be bound to maintain them. Okay. सबसे पहले बीएनएसएस में तो ये टर्म डिफाइन नहीं है। मेंटेनेंस इज नॉट डिफाइंड अंडर बीएनएसएस. इट शुड नॉट बी narrowly constructed as limited only to food, clothing, and it should be include means of substance applied to necessary aids, support assistant which one person need for his or her living. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंटेनेंस सिर्फ क्लॉथिंग, फूड और फाइनेंशियल छोटा मोटा सपोर्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। बेसिकली वो अमाउंट इतना होना चाहिए कि वो पर्सन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले था, वो उसके बाद भी मेंटेन किया जा सके। तो इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, कि मेंटेनेंस इसको कितना क्लेम होगा। ओके। और सबसे द फिलोसफी बिहाइंड द मेंटेनेंस इज प्रोवाइड अ सोशल जस्टिस। ठीक है। हर एक लोगों को एक सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने का इसके पीछे का इंटेंशन है। और it is a measure of social justice especially enacted to protect women and children and fall within constitutional sweep of Article 15 Clause 3 and Article 39. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या है। 15 क्लॉज 3 क्या है कि इट एम्पावर्स द स्टेट टू क्रिएट स्पेशल पॉलिसीज और स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में चीज आती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स तो ये है कि इक्वालिटी होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट आर्टिकल 15 क्लॉज 3 तो स्टेट को ही एम्पावर कर रहा है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल लॉज बनाए। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ओके। इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हिस्टोरिकली ये दोनों वुमेन और चिल्ड्रन, हिस्टोरिकली इनको सप्रेस किया गया है, डिस्क्रिमिनेट किया गया है। तो इनके साथ इनको ये पटरी पे गाड़ी लाने के लिए कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिए गए हैं, विच आर्टिकल 15 क्लॉज 3 प्रोवाइड। आर्टिकल 39 क्या करता है? ये हमारे डीपीएसपी में आ जाता है 39। और डीपीएसपी ये क्या करता है? स्टेट को गाइड करता है कि कैसे पॉलिसीज बनाने चाहिए। तो डीपीएसपी गाइड द स्टेट टू इंश्योर द सोशो इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल द पर्सन इन द सोसाइटी। तो ये हमारा आर्टिकल 39 और 15 क्लॉज 3 से मेंटेनेंस ऐसे रिलेटेबल है। अब आके देखते हैं कि हु कैन क्लेम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कौन कौन क्लेम कर सकता है? हु इज एंटाइटल फॉर द मेंटेनेंस? तो सेक्शन 144 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएसएस गिव्स प्रोवाइड द लिस्ट कि कौन कौन से लोग मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वाइफ, हु इज डिपेंडेंट, तो वाइफ कर सकती है। कोई लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट मेजर चाइल्ड भी मेंटेनेंस डिमांड कर सकता है अगर वो कोई एबनॉर्मेलिटी से गुजर रहा हो तो। मेजर चाइल्ड भी मांग सकता है। माइनर चाइल्ड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, लेजिटिमेट हो या इलिजिटिमेट हो उससे कोई मतलब नहीं है। एंड लास्ट में फादर एंड मदर कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएसएस। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशन है। कंडीशन व्हेन लायबिलिटी टू मेंटेनेंस अराइजेज, कि किस किस कंडीशन में कोई पर्सन फाइनेंशियली लाइबल है अपने डिपेंडेंट को मेंटेन करने के लिए। ओके। तो सबसे पहले कंडीशन है ही मस्ट हैव सफिशिएंट मींस, कि उस पर्सन के पास सफिशिएंट मीन होना चाहिए मेंटेन करने के लिए अपने डिपेंडेंट को। और यहाँ पे सफिशिएंट मीन से मैं एक चीज बता दूं कि पहली चीज ये है कि सफिशिएंट मीन मतलब ये नहीं है कि उसके पास लैंड होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वो मेंटेन करेगा। क्या अगर कोई पर्सन अर्न करने के कैपेबल है, कैपेबल टू अर्न, तब भी वो मेंटेनेंस के लिए लाइबल है, वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके। और लेकिन अगर ये अर्न करने के कैपेबल है या नहीं है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है वाइफ के ऊपर, दैट शी मस्ट हैव टू प्रूव टू द कोर्ट दैट हस्बैंड इज एबल टू मेंटेन हर। ओके। तो इसमें हम
या सफिशिएंट मीन्स का मतलब हम ये समझे कि हमारे पास प्रॉपर्टी, पैसा बहुत सारा होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम कमाने के कैपेबल हैं, तब भी हम लायबल हैं मेंटेन करने के लिए, और ये कैपेबिलिटी प्रूव करने का बर्डन जाता है वाइफ के ऊपर। दूसरा हमारा कंडीशन क्या है? निग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू मेंटेन। यहाँ पे क्या है? देयर इज अ ड्यूटी अपॉन द पर्सन टू मेंटेन हिज डिपेंडेंट, फेलियर और ओमिशन टू परफॉर्म सच ड्यूटी विदाउट जस्ट कॉज। जस्ट कॉज का मतलब होता है कि लीगली या मॉरली आपको एक वैलिड रीजन देना होगा फॉर टेकिंग एनी एक्शन। ओके, सो दिस मीन्स जस्ट कॉज। जस्ट कॉज इज कि यू हैव टू गिव द वैलिड रीजन फॉर योर एनी एक्शन। तो अगर कोई रिफ्यूज कर देता है, निग्लेक्ट कर देता है वाइफ को, तो आप रीजन दीजिए क्यों। लाइक ऐसे कुछ अंडर सेक्शन 44 टू क्लेम मेंटेनेंस, फॉर इंस्टेंस बाइगेमी। ओके, बाइगेमी हम देखते हैं कि मुस्लिम लॉ में बाइगेमी, इफ हस्बैंड गॉट द सेकंड वाइफ, दिस इज नॉट अ क्राइम, दिस इज नॉट क्रिमिनली लाइबल और कॉन्ट्रैक्टिंग सेकंड मैरिज। So, Muslim wife would surely be entitled to live separately, claim maintenance under the ground second marriage of husband and cause her mental cruelty. अगर मुस्लिम वाइफ को लगता है कि by the second marriage she has any mental cruelty, then husband will be liable to, इसमें शाहबानो का केस आप देख सकते हो कि husband will be liable to maintain. ओके, तीसरा क्या है? डिपेंडेंट अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर कोई डिपेंडेंट है, वो फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है कि वो खुद को मेंटेन कर सके, तो फिर दिस इज द ड्यूटी ऑफ पर्सन टू मेंटेन द डिपेंडेंट। तो यहाँ पे सेक्शन 44 आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है कि मेंटेन करे। तो ये हो गया हमारा तीसरा रीजन। आगे चलते हैं कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं व्हेन वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेन, कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस चलो हस्बैंड के फेवर में भी आ गया कि वाइफ एंटाइटल ही नहीं होगी मेंटेनेंस के लिए। और पहला सर्कमस्टांस है इसमें कि अगर वाइफ इज लिविंग इन अडल्टरी। सेक्शन 44 क्लॉज 4 हमारा बताता है कि वाइफ इज लिविंग इन अडल्टरी, देन शी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। अब अडल्टरी मीन्स ये नहीं कि वन टाइम कुछ ऐसा हो गया। अडल्टरी मीन्स भी एक्सप्लेन किया गया है कि इट इज द एक्सप्रेशन लिविंग इन अडल्टरी मीन्स अडल्टरी बिकम द कोर्स ऑफ लाइफ। अगर उसके कोर्स ऑफ लाइफ ही अडल्टरी बन गया तो शी विल नॉट बी एंटाइटल फॉर द मेंटेनेंस। दूसरा क्या आता है कि वाइफ विदाउट लिविंग विदाउट जस्ट कॉज, अभी मैंने बताया था जस्ट कॉज, विदाउट एनी वैलिड रीजन, ऐसे ही उसका मूड बना, सेक्शन 44 क्लॉज 4 ही बोलता है कि और वो बिना कोई रीजन दिए हस्बैंड को चली गई, तो फिर शी विल नॉट बी एंटाइटल टू मेंटेनेंस। इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया सेक्शन 44 क्लॉज 3 में कि इफ हस्बैंड कीप्स मिस्ट्रेस, then this is the explanation, then it will be like a mental cruelty upon the wife। तो फिर ये यहाँ पे रीजन बन जाएगा, एक ग्राउंड बन जाएगा मेंटेनेंस का। वैसे बिना किसी रीजन के तो फिर शी विल नॉट बी एंटाइटल। तीसरा क्या है कि वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, सेम सेक्शन, कि अगर म्यूचुअल कंसेंट से रह रही है अलग, ओके, तो फिर वो एंटाइटल नहीं होगी। और हाँ, एक इसमें एक्सेप्शन है कि कोई भी जो डाइवोर्स वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, वो इसका एक्सेप्शन है, वो इसमें नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सेक्शन 46 क्लॉज 3A, इज रीमैरिज ऑफ डाइवोर्स वाइफ। अगर कोई डाइवोर्स वाइफ है एंड इफ शी रीमैरी टू समवन एल्स, देन शी विल नॉट बी एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस, दिस इज नॉट अ ग्राउंड टू मेंटेन। थर्ड इज पेमेंट अंडर कस्टमरी और पर्सनल लॉ। सेक्शन 146 क्लॉज 3 सेज कि अगर कोई कस्टमरी लॉ, लाइक मुस्लिम लॉ में हम देखते हैं कि मेहर अमाउंट एक बार दे दिया जाता है, तो ऐसे किसी पर्सनल लॉ के अंदर अगर सारे पूरे मनी, होल सम ऑफ मनी इज पेबल पेड है, तो फिर शी विल नॉट बी एंटाइटल टू मेंटेन। बट सुप्रीम कोर्ट इन बाय ताहिर वर्सेस अली हुसैन के केस में हेल्ड दैट अमाउंट ऑफ सम पेएबल अंडर कस्टमरी और अ पर्सनल लॉ शुड नॉट बी अ मर्जर। इसको हम एक मर्जर की तरह नहीं देखेंगे मेंटेनेंस अमाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जाता है कि कब मेंटेनेंस के लिए एबल नहीं होगी वेवर। अगर कोई खुद ही बोल देती है वाइफ या फिर जो भी डिपेंडेंट है कि हमको मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं है, आई एम कैपेबल इनफ टू मेंटेन माई सेल्फ, तो फिर यहाँ पे ये वॉलेंटरली वेव कर रही है अपने राइट को, तो
मेंटेनेंस क्या हो जाएगा, ऑर्डर कैंसल हो जाएगा। जैसे कि आप सैमंथा के केस में देखते हो, इतना सारा मीडिया ने हवा बनाई, इतने करोड़, ये करोड़ पैसे लिए, बट लास्ट में उसने खुद ही बोला कि शी लाइक खुद ही वॉलंटरली वेव्ड हर राइट, कि उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, शी इज़ कैपेबल इनफ टू मेंटेन हरसेल्फ, वो अच्छा कमाती है। तो इस ये केस आ गया। देन एक नेक्स्ट आता है 46 क्लॉज 2 बीएनएसएस, ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट। अगर सिविल कोर्ट ऑर्डर करता है कोई भी सर्कमस्टांस देख के केस का कि यहाँ पे ये केस मेंटेनेबल नहीं है, मेंटेनेंस ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है, तो भी इट्स ऑल अपॉन द कोर्ट, तो वहां पे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं, आता है हमारा इंटरिम मेंटेनेंस, सेक्शन 144 क्लॉज 1 बीएनएसएस क्या प्रोवाइड करता है। इंटरिम मेंटेनेंस, इंटरिम वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इंटरिम, कि फाइनल ऑर्डर नहीं होता है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग आपको कुछ रिलीफ दिए जाता है, दैट इज द इंटरिम। तो इंटरिम मेंटेनेंस में क्या होता है कि ये मजिस्ट्रेट का पूरा फुल पावर होता है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग ऑर्डर करता है कि कोई एक मंथली अलाउंस दिया जाए वाइफ को एज अ इंटरिम मेंटेनेंस, एंड ऑल्सो द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग भी दिया जाए वाइफ को। तो ये हमारा मेंटेनेंस नहीं होता है, ये तब तक के लिए होता है जब तक प्रोसीडिंग चल रही है आपका मेंटेनेंस का, और ऑल्सो उस टाइम तक प्रोसीडिंग का खर्च दिया जाएगा और आपको मेंटेन करने का खर्च दिया जाएगा, और ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट के ऊपर कि वो कितना अमाउंट फिक्स करता है। बाद में वो अमाउंट चेंज हो सकता है एज अ मेंटेनेंस। ओके, अगर फेलियर टू पे, अगर ये अमाउंट फेल होकर लाइक पे नहीं कर पाता है हस्बैंड, तो फिर इसके अंदर एक वारंट इशू करा जाएगा, बहुत सारे फाइन लगाए जाएंगे, और आपको पहला जो बचा हुआ है उसको भी पे करना होगा और उसके साथ फाइन भी पे करना होगा। और फिर भी नहीं किया जा सकता है तो इसको 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और बाद में आपको ये पे करना ही होगा। लाइक मेनली ये फाइन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। अब कुछ कंडीशन है जहाँ पे मेंटेनेंस कैंसल हो जाता है। सेक्शन 144 क्लॉज 5 प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑर्डर shall be cancelled if it is provide that wife in which favor maintenance order has made is, पहले भी हमने देखा था कि किस कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम नहीं हो सकता है। लिविंग इन अडल्टरी, ये मैंने सब समझा रखा है। विदाउट सफिशिएंट रीजन रिफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड, वो जस्ट कॉज वाला आ गया कि कोई वैलिड रीजन दिया ही नहीं कि वाई शी इज लिविंग हस्बैंड। देन लिविंग सेपरेटली विद म्यूचुअल कंसेंट, अगर दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहने का एक डिसीजन अपना बनाया है, देन इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर द कैंसलेशन ऑफ मेंटेनेंस। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर मेंटेनेंस का पूरा दिया गया है सेक्शन 145 बीएनएसएस में कि क्या प्रोसीजर होंगे मेंटेनेंस क्लेम करने के। तो इट प्रोवाइड दैट whatever the proceeding under section 144 may taken against any person in एनी डिस्ट्रिक्ट, जहां भी, ये कहाँ पे चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां ही लिव्स, ही और हिज वाइफ रिसाइड्स, और वेयर ही लास्ट डिसाइड विद हिज वाइफ, जहां वो अपने वाइफ या मदर के साथ या फिर लेजिटिमेट चाइल्ड के साथ, क्योंकि ये तीनों ही मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, लास्ट डिसाइड किया है वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस चल सकता है। और वेयर हिज मदर और फादर फादर रिसाइड, जहाँ पे उसके मदर या फादर रिसाइड कर रहे हैं वहां पे। तो ये 4 जगह है जहाँ पे ये प्रोसीडिंग चल सकता है। पहला वेयर ही रिसाइड, वेयर हिज वाइफ और ही रिसाइड, जहाँ पे लास्ट रिसाइड किया हो अपनी पत्नी, अपनी मदर, अपने लेजिटिमेट चाइल्ड के साथ, और लास्ट जहाँ पे मदर और फादर रिसाइड करे हैं। अब कुछ सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे मेंटेनेंस में अल्टरेशन हो सकता है, कि मेंटेनेंस सेक्शन 146 प्रोवाइड्स दैट कि कुछ अल्टरेशन हो सकते हैं मेंटेनेंस में। Alteration in allowance or cancellation of order of maintenance
मे बी मेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इन सारे सर्कमस्टांसेस में अल्टरेशन हो सकता है। पहला है कि ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांस ऑफ पार्टी, पार्टी के कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, कोई केस में चेंजेस आ गए, तो फिर वहां पे अल्टरेशन हो सकता है। ड्यू टू डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट केस देखता है कि क्या है उसमें इश्यूज, क्या है उसके फैक्ट्स, मैटर को देखा, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैटर अलाउंस में क्या होगा, अल्टरेशन होगा। फिर डाइवोर्स बाय फ्री मैरिज, क्या हो गया अल्टरेशन मेंटेनेंस में कि वाइफ मेंटेनेंस ले रही है बट शी रीमैरिड, तो फिर उसके बाद शी कांट क्लेम एनी फर्दर मेंटेनेंस, दूसरी शादी के बाद कोई मेंटेनेंस नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, where a woman has been divorced by her husband and she has received the whole sum, वही हमारे कस्टमरी लॉज के अंडर में जो भी पर्सनल लॉज है उसके अंडर में सारे अमाउंट को एक ही बार में when she has received, तो फिर वहां पे अल्टरेशन हो सकता है मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, वेयर अ वेमेन हैज obtained a divorce from her husband and shall have voluntarily surrender। अब कोई अपने राइट को वॉलेंटरली सरेंडर कर रहा है कि हमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, तो भी अल्टरेशन होगा। दिस ऑल आर गिवन इन द सेक्शन 146। अपने एग्जाम में आप सेक्शन वाइज लिखिए, बीच में सारे पॉइंट्स लिखिए। फिर आता है हमारा सेक्शन 147। 147 में क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 147 की मेंटेनेंस इन्फोर्स कैसे होगा, तो 147 प्रोवाइड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर। इट प्रोवाइड दैट ऑर्डर may be enforced by any magistrate in any place where the person against whom it is made may be found। तो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलेगा और मजिस्ट्रेट का पावर है कि वो ऑर्डर को दे मेंटेनेंस। ये हमारा हो गया पूरा इन्फोर्समेंट। तो हमने देख लिया कि कहाँ से मेंटेनेंस क्या होता है 144 से, कि मेंटेनेंस हमारा है क्या, कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, कौन कौन यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होंगे जहाँ पे मेंटेनेंस की लाइबिलिटी अराइज होगी। ये 3 कंडीशन, कुछ सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे वाइफ एंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस के लिए, वो यहाँ पे दिए हुए हैं सेक्शन 144 और 146 में मेनली दिया गया है। फिर एक इंटरिम ऑर्डर, हमारा इंटरिम मेंटेनेंस चलेगा कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ केस उसको मेंटेन किया जाएगा, उसका फेलियर होता है तो क्या हुआ। सेक्शन 144 क्लॉज 5 प्रोवाइड कराता है कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस जो मेंटेनेंस को कैंसिल करा देगा, जो हम पहले भी देखे थे। सेक्शन 145 प्रोवाइड की प्रोसीडिंग क्या होंगे, कैसे चलेंगे। 146 में अल्टरेशन ऑफ अलाउंस होगा कि कैसे अलाउंस को अल्टर किया जा सकता है, मतलब बदलाव हो सकता है उसमें। 147 इज फाइनली द इन्फोर्समेंट की मेंटेनेंस दिया जा रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा रहा मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन।